भैया बहनों, कल हम लोगों ने चाल और वेग के बारे में अध्ययन किया था। चाल के प्रकार, वेग के प्रकार के बारे में। आज हम लोग त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सेलरेशन है क्या? तो एक्सेलरेशन है क्या, हम लोग उसको पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन की दर है समय दर, ठीक है। तो ये जो त्वरण है एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कि ये जो त्वरण है, इस त्वरण को अगर कहें तो त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो त्वरण यदि धनात्मक है तो वस्तु की जो गति है वह त्वरित गति है, मतलब उसका वेग प्रति सेकंड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। यदि ऋणात्मक है तो उसका वेग प्रति सेकंड कम हो रहा है, मतलब उसकी गति कैसी है? मंदित गति है। तो इस तरह से ए का जो चिन्ह है धनात्मक या ऋणात्मक से इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि उसका वेग बढ़ रहा है कि उसका वेग घट रहा है, ठीक है। इसके साथ यदि त्वरण हमारा जीरो है तो त्वरण जीरो होने का मतलब हो गया कि समय तो जीरो होगा नहीं। देखिए, समय जीरो अगर हो जाए तो अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन जीरो हो गया। त्वरण जीरो का मतलब वेग परिवर्तन जीरो हो गया। वेग परिवर्तन जीरो मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु की जो गति है वह एक समान है, यूनिफॉर्म उसकी मोशन हो रहा है। तो अब हम आते हैं त्वरण का प्रकार। त्वरण कितने प्रकार का है? तो उसमें है, पहला हम लोग मान सकते हैं कि एक समान त्वरण और दूसरा मान ले परिवर्ती त्वरण। तो जैसे हम लोग उसी में गति के बारे में पढ़े, एक समान गति और असमान गति या परिवर्ती गति। तो इसी में ध्यान देंगे कि ऐसे ही यहाँ पर भी है। त्वरण एक समान होने का मतलब क्या हुआ कि त्वरण में कोई परिवर्तन ना हो, वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वह एक समान हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं, दूसरे भाषा में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यदि समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो, मतलब उसके वेग में परिवर्तन समान हो रहा हो समान समय अंतराल में, तो हम उसे कह सकते हैं एक समान त्वरण। उससे उत्पन्न जो त्वरण है उसे कह सकते हैं एक समान त्वरण। इसके विपरीत यदि हम देखें कि समान समय अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो रहा है, तो जो त्वरण होगा वह परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरण कहलाएगा। सीधा सीधा हम लोग कह दें कि यदि त्वरण नियत है तो एक समान, और त्वरण में परिवर्तन हो रहा है तो वो आपका परिवर्ती या असमान त्वरण हो गया। तो गुरुत्व के अधीन यदि गति हो रही है तो उसमें पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह त्वरण एक समान त्वरण होता है। उसका मान हम लोग जानते हैं, उसे जी से प्रदर्शित करते हैं और पृथ्वी के निकट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो गुरुत्व के अधीन गति करते हुए पिंड में पृथ्वी के गुरुत्व के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है वह एक समान त्वरण होता है। अब यहाँ पर हम लोग त्वरण के अगले प्रकार में जैसे हम लोग चलते हैं कि ये जो त्वरण है वह औसत त्वरण है कि तात्क्षणिक त्वरण है, ठीक है। तो औसत त्वरण नाम से स्पष्ट है कि औसत लेना होगा, अर्थात हम लोग कह दें कि यदि कोई वस्तु है वह परिवर्ती त्वरण के अधीन गतिमान है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन और कुल समय का जो अनुपात होगा वह अनुपात वस्तु का औसत त्वरण कहलाएगा, ठीक है। तो औसत त्वरण ए बार बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेग में कुल परिवर्तन बटा कुल समय। इस तरह से हम लोग औसत त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है तात्क्षणिक त्वरण, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसी औसत त्वरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो समय अंतराल है वह बहुत ही छोटा करते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर हो तो उस दौरान वस्तु का जो त्वरण होता है वह तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अर्थात हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी त्वरित कण के किसी क्षण विशेष पर हो रहे वेग परिवर्तन की दर को
उसका तात्क्षणिक त्वरण कहा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु का जो तात्क्षणिक त्वरण है a बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जिसको हम सीधे dv अपॉन dt से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से किसी कण का जो औसत त्वरण यदि हमें मालूम है तो बस कर देंगे क्या, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें और इस तरह से हमें तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt है तो d अपॉन dt, और dv की जगह लिख सकते हैं, आपको मालूम है dx अपॉन dt होता है। इस तरह से आपका यह हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो त्वरण है वह किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर है, और वेग एक सदिश राशि है और जो अपने परिमाण में अथवा दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। तो इस तरह से वस्तु के वेग के परिमाण में, दिशा में या दोनों में परिवर्तन हो तो वस्तु के त्वरण में परिवर्तन होना या वस्तु में जो त्वरण होना यह जरूर हो, मतलब ये होना ही होना है। इस तरह से वेग के समान ही त्वरण भी हमारा क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। ठीक है, फिर से समझ लें कि हमारा जो वेग है, देखिए त्वरण बराबर क्या है, वेग परिवर्तन बटा समय। यदि हमारा वेग, हमने पढ़ा है कि वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है, तो हमारा त्वरण भी तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो या तो वेग के परिमाण में परिवर्तन हो या दिशा में हो या दोनों में हो। तो यदि वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन हो जाएगा, दिशा में हो तो भी वेग में परिवर्तन होगा, और दोनों में हो रहा है तो वेग में परिवर्तन होना ही होना है। इस तरह से यदि वस्तु के वेग में के परिमाण में, दिशा में या दोनों में परिवर्तन हो तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, और इस तरह से हमारा जो त्वरण है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आज हम लोगों ने त्वरण के बारे में अध्ययन किया। कल हम लोग ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे, समय और दूरी ग्राफ, समय वेग ग्राफ, समय त्वरण ग्राफ। इस तरह से हम लोग ग्राफ के बारे में कल अध्ययन करेंगे।